एडल क्लासेस। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा वेदरिंग। वेदरिंग हमारा टॉपिक 3 है। आफ्टर दिस सॉइल एज नेचुरल बॉडी जो हम लोगों ने पढ़ लिया है फर्स्ट टॉपिक में, पेडोलॉजिकल एंड एफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल, सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स कौन कौन से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वेदरिंग। वेदरिंग में हम जानेंगे वेदरिंग होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और जो फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के वो इसी के अंडर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, जैसे हीट, कोल्ड, फ्रीजिंग, थॉइंग, है ना, टोपोग्राफी, ये सब वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वेदरिंग? सो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ rocks and minerals into the multiple fragments on the surface of earth due to physical, biological or the chemical processes leading to the formation of the soil। ये तो हमारी सिंपल डेफिनेशन। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहा है एग्जाम्स में तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो कहना चाह रहा है डेफिनेशन, ये कहना चाह रहा है कि जब भी हमारी जो रॉक फ्रेगमेंट्स होती हैं, जब भी वो हमारी फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस से गो थ्रू करती हैं तो वो हमारी बना देती हैं सॉइल्स को। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस कौन कौन से हैं। हमें ये भी याद रखना है कि जो वेदरिंग प्रोसेस होता है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, जो भी ज़मीन पे हम लोगों को क्रस्ट पे दिखता है उसे हम बोलते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहे होंगे, ये फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो कि फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं रॉक से, उस थ्रू द वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इससे क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है हमारी सॉइल। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। और हम लोगों को इसमें क्या याद रखना है, डेफिनेशन मोर इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट इसमें कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। कि यही है कि ड्यू टू दीज 3 फैक्टर्स हमारी रॉक जो है ब्रेक डाउन करती है इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जिसकी वजह से हमारी सॉइल फॉर्म होती है। नाउ लेट्स डिस्कस सम पॉइंटर्स ऑन दी वेदरिंग। कुछ पॉइंटर्स हैं यहाँ पे वेदरिंग को लेके, उसे डिस्कशन कर लेते हैं। तो वेदरिंग क्या होती है, ऑन साइड होता है, मतलब जहाँ पर हमारा रॉक टूट रही है वो वहीं पे ही उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वहीं रह जाते हैं, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता किसी और जगह पे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम होता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग और इरोजन? वेदरिंग और इरोजन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? क्योंकि थोड़े से सिनोनिम टर्म्स लगते हैं, मतलब सिमिलर से टर्म्स लगते हैं, तो अंतर क्या है? वेदरिंग एंड इरोजन आर द 2 डिफरेंट थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, इरोजन में क्या होता है, हमारा जब भी कुछ भी फ्रेगमेंट टूटती है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ किसी भी एक्सोजिनस एजेंट्स की वजह से। एक्सोजिनस एजेंट्स क्या होते हैं, हमारे जो भी एजेंट्स इन पार्टिकल्स को, सॉइल फ्रेगमेंट्स के पार्टिकल्स को कैरी करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, मतलब ये एक तरह की बस है। ठीक है, बस किसी भी तरह की हो सकती हैं। अब ये बस जो है हमारी एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। अब ये जो है बस वाटर भी हो सकती है, विंड भी हो सकती है, वेव्स भी हो सकती हैं एंड ग्रेविटी भी हो सकती है। तो इरोजन में क्या है, हमें याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि वेदरिंग होता है ऑन साइड, इसको कहीं नहीं जाना, इसको वहीं पे अपनी जगह पे ही पड़े रहना है, इस साइड पे ही रहेगा, नो और लिटिल मूवमेंट ही इसके अंदर रहता है। ठीक है, कोई हमसे पूछे कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग कौन कौन सी हैं, अरे हमने वेदरिंग पढ़ लिया, अभी फ्रेगमेंट्स टूटती हैं जब हमारी रॉक का ब्रेक डाउन होता है, तो वो क्यों हो रहा है? बेसिकली 3 फैक्टर्स की वजह से होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में लगते हैं कितने छोटे छोटे से हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लग रही है, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डीप है इसके अंदर। तो हम पढ़ते हैं अब। सबसे पहला आएगा वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? फिजिकल वेदरिंग इज द मैकेनिकल वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विदाउट एनी चेंज। बेसिकली हमारा जो फिजिकल वेदरिंग होती है ना, उसे हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब हमें इसमें एक की पॉइंट याद रखना है, इधर कोई हमारा चेंज नहीं होगा केमिकल कॉम्पोजिशंस में, इसमें सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा है फ्रेगमेंट्स का ड्यू टू द फोर्सेस। फोर्सेस क्या क्या हो सकती हैं अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग जो होती है हमारी कॉमनली हम लोगों को जो देखने को मिलती हैं, कॉमनली फाउंड इन द आर्टिक एंड द एल्पाइन रीजन्स। आर्टिक आर्टिक मतलब होता है हमारा जो नॉर्थ पोल पे जो लोकेटेड रहता है, जैसे हमारी अर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पे जो लोकेटेड रहता है वो होता है हमारा आर्टिक। ठीक है, और एल्पाइन होता है जो ठंडे एरियाज होते हैं, माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो हमारी रॉक्स मिलेंगे उन्हें हम एल्पाइन रीजन की रॉक्स बोलेंगे। ठीक है, तो एल्पाइन रीजन वो होते हैं। दूसरे पॉइंटर्स क्या है, सॉइल फॉर्म बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेदरिंग आर कॉल्ड एज स्केलेटल सॉइल्स। हमसे पूछा जाता है कि स्केलेटल सॉइल्स क्या होती है, तो जो भी सॉइल हमारी फिजिकल वेदरिंग के थ्रू बनी है उसे हम स्केलेटल सॉइल्स कहते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, कंटेन दी स्केलेटल सॉइल्स कंटेन 35% और मोर बाय वॉल्यूम ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स, कॉबल्स, ग्रेवल एंड लेटराइट हैविंग डायमीटर ग्रेटर देन 2 mm विद शैलो डेप्थ लेस देन 50 सेंटीमीटर। इससे क्या समझ रहे हैं, इसमें हम ये समझ रहे हैं फिजिकल वेदरिंग इतनी अच्छी तो होती नहीं है कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तुम्हें पाउडर जैसा कुछ फॉर्म मिलेगा, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा थोड़ा सा 35% हमारे ग्रेवल रहते हैं, थोड़े कोर्स टेक्सचर के रॉक्स रहते हैं, फ्रेगमेंट्स रहते हैं, जैसे कॉबल्स हो गया, ग्रेवल हो गई, लेटराइट हो गई, जिनके जो डायमीटर होता है
रॉक्स का जो डायमीटर होगा वो अप्रॉक्स 2 mm तक हमें देखने को मिलता है। और ये जो हमें मिलती हैं, हम लोग अगर हमें देखना हो कि कहाँ पे कितनी डेप्थ पे हमें फिजिकल वेदर से हुई रॉक्स मिलेंगी, तो वो लेस देन 50 सेंटीमीटर जो होता है उनके बीच में हमें इनकी जो डेप्थ है उधर साइड मिल जाती है। तो ये जो सॉइल फॉर्म होंगी इन फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है वो होती है हमारी स्केलेटल सॉइल्स, और ये हमारी आर्टिक और एल्पाइन रीजन्स में, एल्पाइन माउंटेनियस रीजन को कहते हैं और आर्टिक मतलब जो नॉर्थ पोल के पास लोकेटेड रहता है उसको कहते हैं। और फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? मैकेनिकल वेदरिंग मतलब डिसइंटीग्रेशन होना किसी भी रॉक का इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विदाउट एनी केमिकल चेंज, विदाउट एनी चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल वेदरिंग। डिस्कस करते हैं कॉजेज क्या क्या है फिजिकल वेदरिंग के। तो ये थोड़ा आराम से समझना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कहीं कहीं पे, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इतना, ठीक है। तो फर्स्ट कॉज होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग के लिए हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड का मतलब क्या है? अब जैसे ये सन है, हमें दिख रहा है यहाँ पे सन है, सन से जो रेज आती हैं पत्थर पे पड़ेंगी, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग इंसोलेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब सन की रेज पड़ती हैं तो रॉक के पार्टिकल्स पे एक्सपेंशन फोर्स लगता है। ऑन द पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एक्सपेंशन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर जाते हैं, उनके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, दूर की तरफ भागेंगे। जबकि अब ये दूर की तरफ भागे क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, हमारा थोड़ा सा मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का अवे, ठीक है। अब नाइट टाइम में जैसे कि हम लोग बोलते हैं जब हमारा चांद निकलता है मून, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारा जो फोर्स लगता है, स्ट्रेस लगता है, टेम्परेचर घटता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स सिकुड़ते हैं। तुम आप खुद देख लो, सन में थोड़ा सा एक्सपेंड मतलब हम लोगों को पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, वो क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़ा हमारा वाइड सेल्स मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब फास्ट हमारे सेल्स जो हैं काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्सपेंड हो रही है एनर्जी। जबकि रात में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा सा फील होता है, तो हम लोगों को लगता है किसी ब्लैंकेट में हम लोग जाके सो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंकिंग, फीलिंग ऑफ श्रिंकनेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है सॉइल्स में, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है कई सालों तक चलता है, उसके बाद ही हमें कुछ रॉक्स के ऊपर क्रैक्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रेस होता है ये बिल्डअप कर देता है क्रैक्स। बेसिकली क्या होता है, इवन ऑन दी ह्यूमंस ऑल्सो, आफ्टर टू मच प्रेशर, फिर उसका हल्का सा 1-2 मिनट का रिलैक्सेशन मिला, फिर प्रेशर मिला, तो क्या होता है, कई क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं ये तो क्रैक है, ठीक है, ऐसे किसी को बोलना नहीं है लेकिन ठीक है। तो समझ रहे हो, स्ट्रेस बिल्डअप करता है तो उधर क्या होता है, रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक वेदर्ड एक्सफोलिएटिंग डॉम बनती है, और जो बाकी जो क्रैक्स वाले पार्ट हैं वो तो टूट के नीचे गिर जाते हैं, और हमें क्या मिलता है, एक वेदर्ड एक्सफोलिएटिंग डोम। ये पूछा जाता है, ये वेदर्ड एक्सफोलिएटिंग डॉम है क्या? तो बेसिकली ये होता है, जैसे हमारे पास रॉक है, ठीक है, ये अनइवन सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्रैक बिल्ड हुए, तो ये जो शीट होती है ये पूरी टूट के एक हमें फ्लैट सा सरफेस मिलता है, डोम जैसा। तो ये फ्लैट सरफेस को ही हम वेदर्ड एक्सफोलिएटिंग डोम कह देते हैं। जब हमारी जो पूरी शीट्स हैं ये सब वेदर्ड होके, जो ये तो हैं, ये जो हमारी वेदर्ड होके जो है नीचे गिर जाएंगी और हमें एक फ्लैट सरफेस मिल जाएगा, थोड़ा गोल सा। अब देख रहे हो, ये वाली जो रॉक थी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरे कलर से बनाती हूँ मैं ज़रा दिखाने के लिए। सपोज ये वाली जो ये क्रैक्स हैं ये पूरे टूटे, ठीक है, अब ये टूट के नीचे गिर गए पूरा, यहाँ पे ये नीचे गिर गए, और जो हमारे पास रह जा रहा है वो वेदर्ड एक्सफोलिएटिंग डोम रह जा रही है। तो इसे ही हम बोलते हैं कि जो भी रॉक्स फिजिकल वेदरिंग में हीट एंड कोल्ड से बनती हैं वो ड्यू टू द प्रोसेस, जो चेंजेस आते हैं उनके अंदर ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक से, जिसमें क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर, और हम लोग एक्सपेंशन को इंसोलेशन भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये नहीं है कि आप आज ऐसे पत्थर लेके बैठ जाओ धूप में और रात में, ऐसे नहीं, बहुत सालों के बाद ही ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एक वन ऑफ द कॉज ऑफ द फिजिकल वेदरिंग इज हीट एंड कोल्ड। सो इसमें देख लेते हैं, ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, expansion and contraction of rocks occur, causing the rock breakdown into the soil into the स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाती है रॉक ड्यू टू दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग आगे देखें, एक ये हमारे पास रॉक है, ठीक है, मैंने तो एक स्ट्रक्चर दिखाया आपको कि ये स्टोन होता है, ऐसे हमेशा तो मिलता नहीं है, हमें जो देखने को मिलता है, इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर होता है। हमारे पास जो रॉक्स होती हैं कुछ इस तरह दिखती हैं, अब ये तो कुछ डोम शेप लग नहीं रही हैं, तो ये कैसे टूटेंगी? अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से सीधा सीधा सन पड़ रहा है, नहीं, ये देखो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारा रॉक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कई पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं इस रॉक के अंदर, देख रहे हो, जैसे सरफेस के पैरेलल। जब सरफेस के पैरेलल लाइंस बनती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट्स। क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब होता है कि ये रॉक्स के अंदर फ्रैक्चर्स होते हैं। अब फ्रैक्चर्स होने की वजह से इन्हीं में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये ही बाद में एक्सफोलिएटेड डोम्स में चेंज हो जाती हैं। इन्हीं के ऊपर हमारे, इन्हीं के अलोंग
क्या होता है, हीट एंड कोल्ड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है इन्हीं जॉइंट्स में, और उधर से हमारा एक्सफोलिएटिंग क्या बनता है, एक डोम जैसा स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आता है नेक्स्ट कॉज आफ्टर द हीट एंड कोल्ड इज फ्रीजिंग एंड थॉइंग। थॉइंग बोलो, थाइंग बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाटर सीप्स इनटू द क्रैक्स और द फ्रैक्चर्स ऑफ द रॉक्स व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। Second point है, the volume of the water increases by the 9%. This wedges apart the rock with repeated cycles of freezing and thawing of rocks and breaks into the small fragments with time. कुछ नहीं समझ में आया होगा, किसी को आता भी नहीं है पहली बार में। ठीक है, तो होता क्या है, ये रॉक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रॉक्स में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं कभी कभी, जैसे मैंने जॉइंट्स पढ़ाया अभी, तो जॉइंट्स में क्या हुआ, पानी इकट्ठा हो गया, कैसे भी करके कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये पानी कलेक्ट होने के बाद क्या होता है, इधर होता है फ्रीजिंग एंड एक्सपेंशन। जब भी पानी, ठंडे एरियाज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जब भी टेम्परेचर ड्रॉप्स, अब ये क्या होता है, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, वाटर सीप्स इनटू द क्रैक्स और द फ्रैक्चर्स ऑफ द रॉक्स। फ्रैक्चर वही जॉइंट्स को बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या हुआ, व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स, अब क्या होगा, हमारा टेम्परेचर ड्रॉप करेगा मतलब घटेगा। इधर क्या होगा, टेम्परेचर घटने से क्या होता है, हमारा आइस बनती है, हमें पता है आइस बनती है। तो क्या होता है, बेसिकली वाटर जो होता है ना, लिक्विड फॉर्म में कम वॉल्यूम घेरता है इन कंपैरिजन टू आइस। आइस क्या होती है, बाय 9% वेट ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसमें हमारा मतलब ये कहने का है, अगर पानी होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा इन कंपैरिजन टू आइस, आइस का वॉल्यूम हमारा ज़्यादा मिलेगा, अबाउट 9% ज़्यादा। तो जब भी वो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, जो पानी इकट्ठा हो गया था वो 9% बाय वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो सपोज करो किसी ने खाना खाया। ठीक है, अब उसको एक तुमने चेयर पकड़ाई थी, उसने इतना खाना खाया कि वो चेयर से अब बाहर की तरफ थोड़ा सा फैल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कुछ इनबिल्ट हो रहा है। वैसे ही जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो भी फैलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से होता है वो क्रैक को वाइड करता है, मतलब क्रैक जहाँ पे भी पड़ा वो उसकी स्पेस को थोड़ा सा खींचेगा, बड़ा करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा, इसमें अब सेकंड पॉइंट में फर्स्ट लाइन जो है वो तो क्लियर हो गई होगी, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेज बाय द 9%, दिस वेजेस अपार्ट द रॉक। वेजेस अपार्ट मतलब थोड़ा डिस्टेंस लाती है, वाइडन कर देती है अपार्ट द रॉक विद द रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग। थॉइंग क्या होती है, थॉइंग होती है हमारी ग्रेजुअल। थॉइंग इसी प्रोसेस को बोलते हैं जब वाटर फ्रीज करता है और एक्सपेंड करती है हमारी रॉक, वाइडन करती है, इस प्रोसेस को थॉइंग कहते हैं। अब ये जब रिपीट होने लगती है साइकिल कई बार, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो क्रैक होता है हमारा बड़ा होने लगता है, डीप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये डीप होने की वजह से ये जो फ्रेगमेंट्स होती हैं टूट जाती हैं विद टाइम। टाइम के संग ये टूट गई ड्यू टू द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन कॉजेज द रॉक टू ब्रेक डाउन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हल्का सा जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो वापस से लिक्विड फॉर्म में हो गई, वापस से फिर हमारी सॉलिड सॉरी आइस फॉर्म में हो गई। तो ऐसे क्या होता है, ये रिपीटेड साइकिल होती है ऑफ द फ्रीजिंग एंड थॉइंग। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रॉक का ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसे ही एक अदर एग्जाम्पल बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग का। ठीक है, बट नॉट लीस्ट, हमारा जो लास्ट फैक्टर है ऑफ द फिजिकल वेदरिंग इज इरोजन बाय स्ट्रीम्स। इरोजन बाय स्ट्रीम्स का मतलब क्या है, इरोजन बाय स्ट्रीम्स का मतलब जैसे ही पानी हमारा रॉक्स के थ्रू जा रहा है, जैसे यहाँ पे ये रॉक्स के थ्रू जा रहा है, इधर पूरा तैरते हुए स्ट्रीम्स जा रही हैं। स्ट्रीम्स क्या होती हैं, बेसिकली स्ट्रीम्स और हमारा रिवर्स में थोड़ा अंतर होता है। स्ट्रीम जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से जा रही होती हैं। ठीक है, तो उन्हें स्ट्रीम्स कहते हैं, और बेसिकली ये थोड़ा नैरो स्पेस में होती हैं, ये हाई वेलोसिटी वाटर्स में जारी होती हैं। तो ये हाई वेलोसिटी वाटर से जा रहा होता है, तो क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ रॉक्स होती है। ग्राइंडिंग ऑफ रॉक का मतलब क्या है, टूटना रॉक्स का बाय दीज वेव्स, तो इन्हें हम स्ट्रीम्स कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल दे लें, कोई स्कूटी धीरे जा रही है या कोई कार धीरे जा रही है और किसी से उसका एक्सीडेंट होता है, तो कम होगा ऑब्वियसली, नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही लेकिन कोई तेज़ गाड़ी जा रही है, हाई वेलोसिटी की जा रही है, ऑब्वियसली जो पर्सन को इंजरी होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब उस खरोंच जो होगी ज़्यादा होगी। तो वैसे ही होता है, स्ट्रीम्स में जो होता है हाई वेलोसिटीज़ होती हैं। हाई वेलोसिटीज़ के कारण जो हमारी ग्राइंडिंग ऑफ रॉक्स होती है थोड़ी ज़्यादा डीपर हो जाती है। तो इसी से जो होते हैं हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे रॉक्स के, वो इन वाटर स्ट्रीम्स के संग जाते हैं और फिर बाद में कहीं जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग। जो भी हमने तीन प्रोसेस पढ़े, आइदर इट इज़ हीट और हीट एंड कोल्ड। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था हमारा हीट एंड कोल्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हीट एंड कोल्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से क्या होता है, ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होता है हमारा पत्थर का या रॉक का इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस का क्या मतलब था, फ्रीजिंग मतलब होता है जहाँ पे भी हम लोगों का वाटर वाटर स्वाइप इनटू द या स्वीप इनटू द रॉक्स, जो वाटर होता है हमारा रॉक्स के अंदर चला जाता है, और फिर जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ये जो होता है क्रैक
कर लेता है, मतलब क्रैक्स आने लगते हैं बाय द थॉइंग प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जो होती है 9% इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रॉक्स के अंदर क्रैक आने लगते हैं और ग्रेजुअली पत्थर हमारा दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट पढ़ा कि इरोजन बाय स्ट्रीम्स, इरोजन भी बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम्स को, लेकिन ये इरोजन वेदरिंग दोनों एक ही हैं। अगर इरोजन हो रहा है तो भी हो सकता है और वेदरिंग भी हो सकती है, लेकिन हमें याद रखना है वेदरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स होती है। तो ये स्ट्रीम से कैसे बना रहा है, स्ट्रीम से अंतर एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि जैसे अगर स्ट्रीम्स बना रहा है, ठीक है, स्ट्रीम्स क्या होती हैं, हाई एल्टीट्यूड से आ रही है, मतलब थोड़ा ऊंचे से आ रही हैं, और वो जाके कहीं ऐसी जगह सेटल डाउन हो गई जहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो था पानी का लेवल कम था। पानी का लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, पानी थोड़ा धीरे धीरे इवेपोरेट करता है यहाँ पे वहाँ पे, और धीरे धीरे पानी इवेपोरेट करने लगता है। तो क्या होता है, जो बचेंगे नीचे क्या बचेंगे, वो पत्थर के जो हमारे यहाँ पे पत्थर थे बड़े बड़े, उनके छोटे छोटे जो टुकड़े स्ट्रीम्स में फ्लो करते हुए थे वही बचेंगे। तो वही बिल्डअप होते हैं धीरे धीरे, वही हमारे रॉक फ्रेगमेंट्स को बनाते हैं। इवेपोरेट हो जाए या फिर कहीं पे हमारा ऐसी जगह पे जाके रुकने लगे जो कि मतलब कोना सा हो, शोर हो, ठीक है, तो वहाँ पे जाके रॉक्स बिल्डअप होंगी। तो ऐसे ही होता है इरोजन बाय स्ट्रीम्स। ठीक है, what is chemical weathering? This is the integration of rocks due to the chemical reaction occurring between the minerals in the rocks and the environment to form new rocks, clay and soluble soils. ये डेफिनेशन है केमिकल वेदरिंग की। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि डिसइंटीग्रेशन सॉइल्स का। वर्ड डिसइंटीग्रेशन इज वेरी कॉमन इन दिस ऑल वेदरिंग टाइप्स, कि आप अगर स्टार्ट भी करोगे डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू, ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन ऐसे ही स्टार्ट करना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है, ऐसे। तो ड्यू टू अगर केमिकल कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं, तो उनकी वजह से जब भी कोई ब्रेक डाउन हो रॉक मिनरल्स, मिनरल्स इन रॉक, रॉक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल्स होते हैं कई तरह के, तो उनके केमिकल रिएक्शंस की वजह से ब्रेक डाउन हो और उसकी वजह से नए मिनरल्स बने, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। पॉइंटर्स याद रखने हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि सॉइल फॉर्म बाय दीज प्रोसेस आर जनरली स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। जो भी केमिकल वेदरिंग से जो भी रॉक्स बनती हैं वो हमारी स्लाइटली एसिडिक होती हैं नेचर के। स्लाइटली एसिडिक का क्या मतलब है, लेस देन 7 पीएच जो होगा उनका हमारा लेस देन 7 होगा इन नेचर। ठीक है, ये थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है, देयर आर मेनी केमिकल वेदरिंग प्रोसेस दैट गो इनटू द सॉइल्स एंड सम ऑफ देम आर, बेसिकली पॉइंट नहीं है, ये अगला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग पे, कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी रॉक में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन करती हैं और न्यू फॉर्म करती हैं मिनरल्स का या फिर सॉल्युबल सॉल्ट्स का। तो सबसे पहली जो हमारी study what is carbonation. One of the first reaction of the chemical weathering process is carbonation. Carbonation process क्या होता है या chemical reaction क्या होती है, जब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के संग रिएक्ट करता है तो वो हमारा बना लेता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास H2CO3। अब ये H2CO3 जो होता है हमारा CaCO3 के संग, जिसे हम कैल्साइट भी बोलते हैं, कैल्साइट बोलो या लाइमस्टोन बोल लो, ठीक है, तो जैसे लाइमस्टोन होता है तो उसके संग कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस होता है और जबकि कार्बोनेट क्या होता है CO3-2। ठीक है, हमें याद रखना है ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है जब भी हमारा जो होता है हमारा कार्बोनिक एसिड CaCO3 या फिर लाइमस्टोन के संग रिएक्ट करता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये याद रखना कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। बेसिकली क्या होता है, हवा में जो प्रेजेंट है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पानी के संग रिएक्ट कर जाती है, तो इस रिएक्शन से क्या होता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। जब दो चीज़ मिलेंगी तो एक चीज़ फॉर्म होगी, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। अभी कार्बोनिक एसिड का जो होता है हमारे पास सॉल्युबलाइजिंग इफेक्ट होता है ऑन रॉक्स। सॉल्युबलाइजिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, सॉल्युबलाइजिंग इफेक्ट का मतलब है थोड़ा सा डिजॉल्विंग सा इफेक्ट, मतलब सॉल्युबलाइज मतलब घुल जाना। ठीक है, तो रॉक्स क्या होती हैं, घुल जाती हैं। ठीक है, तो घुलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है एसिड पड़ेगा तुरंत ही ऐसे भूम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ग्रेजुअल होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करती है कैल्साइट से तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, धीरे धीरे जो होता है हमारा रॉक को वीक करता है। क्या करता है, इस कैल्साइट रॉक को जो होता है ये वीक करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे हमारा टूटने लगेगी रॉक्स, रॉक फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, तो यही होता है कार्बोनिक या फिर कार्बोनेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। कार्बोनिक एसिड जब हमारा किसी भी लाइमस्टोन या सी कैल्साइट रॉक से जब हमारा रिएक्ट करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो होता है डिसइंटीग्रेशन या सॉल्युबलाइजिंग इफेक्ट होता है रॉक्स के ऊपर। तो ये होता है हमारा कार्बोनेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस।
अब हम लोग सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन होती है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है? इन केमिकल वेदरिंग में वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस। कार्बोनेशन के लिए भी पानी ज़रूरी था, हाइड्रोलिसिस के लिए भी पानी ज़रूरी है। तो हाइड्रोलिसिस सेकंड पॉइंट में देखते हैं। हाइड्रोलिसिस डिसॉल्व्स द रॉक मिनरल्स एंड रिजल्ट्स इनटू प्रोड्यूसिंग न्यू कंपाउंड्स। क्या करता है हमारा हाइड्रोलिसिस? करता है डिसॉल्व करता है कई तरह के रॉक मिनरल्स को, और उनकी वजह से क्या होता है, नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो ये नए कंपाउंड्स जो फॉर्म हो रहे हैं, यही तो हम देखना चाहते हैं, ये फॉर्म हो क्यों रहे हैं। तो इसमें तीसरा होता है एग्जाम्पल। हम लोग तीसरे में देखते हैं एग्जाम्पल। जब भी हमारा देखते हैं व्हेन द वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद ग्रेनाइट, सपोज दिस इज ग्रेनाइट मिनरल। हम लोगों ने ग्रेनाइट मिनरल पढ़ा था, किस में पढ़ा था बताओ? ग्रेनाइट मिनरल हम लोगों ने पढ़ा था हमारा क्वार्ट्स में। क्वार्ट्स SiO2 पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वो एसिड रॉक होती है, ठीक है। तो SiO2 में पढ़ा था प्योर सिलिका, जिसमें ज़्यादा होगा वो हमारी क्या होती है, एसिड फॉर्मिंग रॉक्स होती हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा ग्रेनाइट थी एक क्वार्ट रॉक, क्वार्ट्स का टाइप था, ठीक है। तो ग्रेनाइट जब भी हमारा पानी के संग रिएक्ट करती है वाटर के संग, ठीक है, वाटर के संग रिएक्ट करके जो होता है फेल्डस्पार क्रिस्टल इनसाइड द ग्रेनाइट रिएक्ट्स केमिकली। जो इसके अंदर हमारे फेल्डस्पार के कुछ होते हैं, क्या होते हैं, फेल्डस्पार के हमारे मिनरल्स होते हैं। तो हमें पता है रॉक जो बनी होती है हमारी मिनरल्स की बनी होती है, ऐसे ही जो ग्रेनाइट होता है ये कुछ पार्टिकल्स इसके फेल्डस्पार के भी रहते हैं। अब ग्रेनाइट जो है हमारा सिलिका और हमारे अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि फेल्डस्पार का जो था हमारा एल्यूमिनियम था, और हमारा पोटेशियम था, ऑक्सीजन था, तो उसका जो मिक्सचर है वो ग्रेनाइट मिनरल्स के में भी प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, जो फेल्डस्पार के क्रिस्टल्स होते हैं रिएक्ट करते हैं केमिकली विद दी वाटर। तो वाटर से रिएक्ट करके अब इधर क्या होता है, H+ एंड OH आयंस इन द वाटर रिप्लेसेस एंड अदर आयंस प्रेजेंट इन द मिनरल्स। बेसिकली यहाँ पे जो होगा हमारा फेल्डस्पार के जो मिनरल्स थे इनसाइड में, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं विद वाटर, और इससे क्या होता है हमारा HOH इनको रिप्लेस करके उन आयन से खुद जाके वहाँ बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे जाके बैठने से क्या होता है, ये जो क्ले, जो ग्रेनाइट का मिनरल था, ये पूरी जो रॉक थी ग्रेनाइट की, ये हमारी क्या होती है, थोड़ी सी क्ले टाइप हो जाती है, सॉफ्ट टाइप हो जाती है। तो इससे क्या होता है, क्ले से क्या होता है, हमें पता है क्ले थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो ये क्ले जो होती है हमारी वीक कर देती है उस रॉक को, मेकिंग इट मोर लाइकली टू ब्रेक। इससे क्या होता है, ब्रेकेज जो होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही होता है जब भी हमारा पानी रिएक्ट करता है विद ग्रेनाइट और सम सॉर्ट ऑफ मिनरल और रॉक, तो उसमें क्या होता है, उसके इनसाइड पार्टिकल्स पे जाके वाटर बैठ जाता है, और ये धीमे धीमे होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे होगा केमिकल प्रोसेस से। तो इसमें क्या होगा, H और OH जाके हमारे फेल्डस्पार, जैसे इसमें हम लोगों ने ग्रेनाइट मिनरल लिया, तो इधर जाके फेल्डस्पार के क्रिस्टल जो प्रेजेंट होंगे ग्रेनाइट में, उधर उसको हटा के खुद जाके बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा क्ले स्ट्रक्चर सा फॉर्म होता है, वीकन कर देता है जो कि रॉक को, और धीरे धीरे वो ब्रेक हो जाता है। क्ले मिनरल फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फेल्डस्पार इज केलोनाइट। और ये जो होता है सेकेंडरी मिनरल होता है। केलोनाइट हम लोगों ने पढ़ा था क्ले के अंडर था, टाइप्स के अंदर था, लेयर्स में। केलोनाइट का क्या होता था, 1:1 होता था, ठीक है। तो क्लेयोनाइट पढ़ा था हम लोगों ने। इसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से जो होता है क्ले मिनरल फॉर्म होते हैं जो कि रॉक्स को वीक करते हैं। ये था हमारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल वेदरिंग में सेकंड रिएक्शन आफ्टर द कार्बोनेशन। अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन। When the oxygen reacts with the rocks through the process of oxidation, जब भी हमारी कोई ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी रॉक से, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वेन एवर ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, किसी भी चीज़ की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेकंड जो पॉइंटर है हमारे पास ये है, व्हेन द ऑक्सीजन रिएक्ट विद द आयरन प्रेजेंट इन द रॉक्स इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है, हमारे रॉक्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं आयरन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है, उससे क्या होता है, हमारा Fe2O3 बनता है, आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 क्या करता है, ये हमारा थोड़ा सा रेडिश अपीयरेंस दे देता है रॉक को। रेडिश अपीयरेंस क्यों आ जाती है, क्योंकि इसमें जो होता है रस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। तो जब भी आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है उसे हम रस्ट भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, रेड कलर थोड़ा सा आने लगता है रॉक्स में, तो इससे हमें पता चलता है ऑक्सीडेशन हो गया है रॉक्स का। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो थर्ड पॉइंट देख लो, रस्ट चेंजेस द कलर ऑफ द रॉक प्लस द आयरन ऑक्साइड इज मोर फ्रेजाइल देन द आयरन, सो द वेदर्ड रीजन becomes so the weathered region becomes more susceptible to the breakage। बेसिकली क्या होता है, अब जब ये Fe2O3 बना, Fe2O3 की वजह से क्या होता है, थोड़ा ब्रेकेज। ये जो रॉक होती है जो पहले की हार्ड थी, आयरन की वजह से हमें पता है आयरन थोड़ा सा क्या करेगा, हमें स्ट्रॉन्ग देगा, रॉक्स को थोड़ी सी मजबूती देगा। तो जो Fe2O3 है वो उसको उतना ही ज्यादा फ्रेजाइल बना देगा, अगेन मोर प्रोन टू द वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस के लिए मोर प्रोन हो जाएगा, मतलब उसको ज्यादा अफेक्ट करेगा वेदरिंग।
तो ये वन ऑफ द थर्ड प्रोसेस है हमारा केमिकल वेदरिंग का। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोनेशन, जिसमें कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है ना। कार्बोनिक एसिड जब हमारा कैल्साइट टॉक्स से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। सेकंड में हम लोगों ने देखा हाइड्रोलिसिस होती थी, जिसमें हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, हमारा वाटर रिएक्ट करता था हमारा, जैसे ग्रेनाइट हो गई, ग्रेनाइट में फेल्ड्सपार के मिनरल्स क्रिस्टल्स को हटा के खुद जाके बैठ जाता था, तो हम लोगों को क्या मिलता था, एक क्ले का स्ट्रक्चर मिलता था। क्ले स्ट्रक्चर जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता था वो रॉक, सॉफ्ट होने की वजह से वो वेदरिंग प्रोसेस के लिए मोर प्रोन हो जाता था। जबकि हम लोगों ने अब हम लोग जो देख रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो रॉक है हमारी, आयरन प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो आयरन प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, जब भी वो रिएक्ट करता है आयरन हमारा ऑक्सीजन से, तो वो Fe2O3 बना लेता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड भी कह रहे हैं। इसको हम लोग कॉमनली रस्ट से भी जानते हैं। रस्ट क्या होता है, रॉक्स को मोर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा, ठीक है, तो फ्रेजाइल कमजोर बना देता है इन कंपैरिजन टू इफ द आयरन इज प्रेजेंट इन द रॉक्स। तो इससे क्या होता है, सब्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है ब्रेकेज के लिए। अब फोर्थ रिएक्शन देखते हैं केमिकल वेदरिंग की। रिएक्शन ऑफ द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शंस थी, रिएक्शंस बहुत होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट स्टेट करी हैं इसमें, जो कि हमें पता होनी चाहिए इफ़ वी आर स्टडिंग अबाउट द केमिकल वेदरिंग, तो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो लास्ट होती है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, व्हेन द ऑक्सीडाइज्ड मिनरल आर प्लेस्ड इन एन एनवायरनमेंट वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट। रिडक्शन प्रोसेस जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के। हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, अगर ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि रिडक्शन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जब भी हम लोग कोई मिनरल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं तो उस रॉक के अंदर रिडक्शन प्रोसेस होता है। सच कंडीशन एग्जिस्ट यूजुअली बिलो द वाटर टेबल, वाटर टेबल के बिलो होती है ये रिडक्शन प्रोसेस, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट थोड़ा कम रहता है। इन द एरियाज ऑफ स्टेगनेंट वाटर, जहाँ पे पानी रुका होता है, उसको उस एरिया को हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, या फिर उस पानी को हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर या फिर वाटर लॉग्ड ग्राउंड। वाटर लॉग्ड ग्राउंड का क्या मतलब है, जहाँ पे पानी रुक जाता है, तो उससे क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस बन जाती है। एनारोबिक कंडीशंस का मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। जिन जिन जो हमारी सॉइल्स होती हैं, जो पानी को रोक के रख लेती हैं, सीप नहीं होने देती, अंदर नहीं जाने देती, तो इससे क्या होता है, हमारी वाटर लॉक्ड कंडीशंस बनती हैं, वाटर लॉक्ड ग्राउंड बनता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये जो ऑक्सीजन हमारा एब्सेंट हुई, तो इससे हमारी रॉक्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रेड कलर जो होता है आयरन में, हमारा रेड कलर ऑफ आयरन जो होता था, ठीक है, हल्का हल्का रेड, लेकिन Fe2O3 से वो रेड कलर थोड़ा और एनहेंस हो जाता है ना। तो उसी में अगर हम लोग रेड कलर की जो थोड़ी हल्की हल्की रॉक्स दिख रही थी, तो रिडक्शन प्रोसेस में जाके वो रेड कलर बिल्कुल ग्रीनिश और ब्लूइश ग्रे कलर का हमें देखने को मिलता है। तो अब जो रिडक्शन प्रोसेस हम देखें अगर किसी भी रॉक के अंदर कि रिडक्शन हुआ था क्या, तो वो जो रॉक होंगी ना ब्लूइश ग्रे दिखती हैं या फिर ग्रीनिश कलर की दिखती हैं, ठीक है, जनरली। तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं ये रिडक्शन प्रोसेस के अंदर हुई हैं, और इससे हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस हुआ है। और हम लोगों ने इसमें 4 प्रोसेस पढ़ लिए। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, सबसे पहला तो हम देख रहे हैं फिजिकल वेदरिंग पढ़ा था। फिजिकल वेदरिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हीट एंड कोल्ड, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इरोजन बाय स्ट्रीम्स, इरोजन बाय स्ट्रीम्स वाला याद है ना, जब पानी बह के जाता है हाई वेलोसिटी से तो ग्राइंडिंग कर लेता है रॉक्स की, तो वही होता था। और इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा केमिकल वेदरिंग में, केमिकल वेदरिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोनेशन। फर्स्ट है हमारा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन याद करो अपने दिमाग में, कार्बोनेशन क्या था, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन था, है ना, वो सब। और उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है, कार्बोनेशन के बाद था हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर होता था, वाटर जाके चिपक जाता था तो सॉफ्ट कर देता था मिनरल्स को। थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, हमारा जो आयरन प्रेजेंट होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं, जो कि फ्रेजाइल बना देता है रॉक्स को। एंड लास्ट होता है हमारा रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में हमने क्या देखा, जब भी हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो जो रॉक्स का रेड कलर है, जो रॉक्स होती हैं वो हमारी रिडक्शन प्रोसेस में चली जाती हैं और वो ग्रीनिश और ब्लूइश कलर की हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस उनके अंदर आसान हो जाता है और रॉक आसानी से टूट जाती हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग। ऑफ द वेदरिंग हम लोगों ने तीनों प्रोसेस पढ़ लिए, फिजिकल, केमिकल एंड द लास्ट वन इज वेदरिंग। वेदरिंग बस, सॉरी, बायोलॉजिकल वेदरिंग बस इतना सा ही है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग ब्रेक्स डाउन ऑफ रॉक, ये ब्रेकिंग डाउन होगा, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स थ्रू द एक्शन ऑफ प्लांट, एनिमल्स, फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग अगर हम देखें तो इधर जो बायोलॉजिकल वेदरिंग में ब्रेकिंग डाउन होगी रॉक्स की, वो हमारी बाय तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकती है, या तो वो प्लांट हो
या वो एनिमल हो या वो फंगी हो या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो इनमें से किसी भी फैक्टर्स की वजह से अगर हमारी वेदरिंग हो रही है तो हम उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड्स, ह्यूमिक and other acids which boost the decay and the solubility of such elements। बेसिकली क्या होता है, हमारा जब भी डिकम्पोजिशन होता है प्लांट या एनिमल का हो गया तो इसकी वजह से कार्बोनिक एसिड्स बनते हैं। कार्बोनिक एसिड क्यों बनेंगे? हम लोग क्या हैं, हमारे अंदर कार्बन है, हम लोग कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कार्बन रहता है, तो जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो सॉइल में क्या मिलेगा, हमारा कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या, जैसे ही पानी आएगा तो वो कार्बनिक एसिड फॉर्म कर लेगा। कार्बनिक एसिड हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, कार्बनिक एसिड क्या करता है, जब भी रॉक्स के संग मिलता है तो वो क्या कर लेता है, कैल्शियम बाइक कार्बोनेट बना लेता है, जो कि वीकेन कर देता है सॉइल को, सॉरी रॉक को। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही काम होता है। ह्यूमिक एसिड भी होता है एक, जो कि हमारा टॉप लेयर ऑफ सॉइल में जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है उसमें हमारा, तो उसमें भी क्या होता है, डीके होने लगता है। और भी कई एसिड्स बनते हैं जो कि बूस्ट करते हैं और सॉलिबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, रूट्स ऑफ द प्लांट एक्सर्ट ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस या अर्थ मटेरियल मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। इसमें क्या होता है, हमारी जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये रॉक है तो यहाँ पे प्लांट उगने लगता है धीरे धीरे, तो प्लांट क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता जाता है, तो वो रॉक्स के क्रैक्स के बीच में उगता उगता वो बड़ा हो जाता है। और फिर बाद में पता चलता है कि वो पूरी रॉक उसमें मजबूत होता चला जा रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रेमेंडस प्रेशर एक्सर्ट करता है रॉक्स पे। तो ट्रेमेंडस प्रेशर की वजह से जो होती है हमारी रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू द टू पीसेस। थर्ड होता है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग में बाय द वर्म्स। वर्म्स बोरो एंड इन्वर्ट द सॉइल। क्या होता है, कुछ वर्म्स जो होते हैं, वर्म्स जैसे अर्थवर्म हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे सॉइल के अंदर छेद करते चले जाते हैं, छेद करते चले जाते हैं, बरो बनाते हैं। तो इनसे क्या पता चलता है, बेसिकली इनसे क्या होता है, फ्रेगमेंट्स जो होती हैं मोर प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो ये तीनों प्रोसेस है ना, इनकी वजह से मेनली जो है डिकम्पोजिशन होना प्लांट्स और एनिमल्स का, उनकी वजह से। और कभी कभी रूट्स प्रेजेंट होती हैं हमारी रॉक्स के बीच में, जो कि हमारा ट्रेमेंडस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उस रॉक पे, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेक डाउन होता है हमारा मिनरल का। जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये पेड़ आ गया, ये दो रॉक थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पेड़ उगने लग गया और ये दो रॉक धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का वेदरिंग टोटली ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने देख लिया कि वेदरिंग क्या होती है। तो अब से हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ वेदरिंग, हम बता देंगे कि वेदरिंग क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है रॉक का इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू एनी ऑफ द फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस की वजह से होती है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ये। अब हमसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग क्या है बताओ भाई। तो फिजिकल वेदरिंग में हम बता देंगे उन्हें कि कौन कौन से होते थे, हीट एंड कोल्ड। फिर हम लोगों ने उसमें हीट एंड कोल्ड में पढ़ ली एक्सपेंशन एंड क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो उसमें हमें याद रहना चाहिए, एक्सपेंशन को दूसरे नाम से क्या जानते थे, इंसुलेशन। तो उसमें होता है धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग होती है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें एक्सपेंशन होता है, जब भी वाटर ड्रॉप जिससे टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो वाटर फ्रीज करता है, वो अपना वॉल्यूम 9% बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से रॉक दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इरोजन ऑफ इरोजन बाय स्ट्रीम्स की वजह से जो इरोजन होता है वो, ठीक है। लास्ट होता है हमारे पास इन केमिकल वेदरिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोनेशन, कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर रिप्लेसेस द अदर आयंस प्रेजेंट इन द रॉक्स। नाउ द थर्ड वन विल बी आफ्टर दिस हाइड्रोलिसिस इज ऑक्सीडेशन। What is oxidation? Oxidation हमने पढ़ लिया, whenever there is presence of the oxygen, the iron present in the rocks will be converted into the iron oxide, that is rust, and it will weaken the rock, and gradually the rock will break down. This is called as chemical weathering. And the last one was reduction process. Reduction process is whenever there is absence of oxygen in the soil, the rock will be more fragile and more prone to the weathering process by the chemical processes. Now what will be the last process in this case? Last process gonna be biological weathering. In this process what we have seen that whenever there is a decomposition of the plants, minerals, fungi or the other microorganism, there will be the there will be the conversion of these decomposed material into the humic acid, carbonic acids and other forms of acids. And due to this formation of the acids, what will happen, integration of rocks will happen, and due to formation of these acids there will be the breakdown of the rocks into the soil. And
other what were the other process of the biological weathering were, other processes were whenever a root grows into the two in between the two rocks or the in the cracks of the rocks. So what happened, whenever it grows, it puts tremendous pressure on the rocks, and it will cause the gradual breakdown of these rocks into the two parts. What was the third reasons for the biological weathering? So worms borrow the holes into the soils, and is called the soil inversion. It is one of the factor of the soil formation and biological weathering. So thank you. And if you have any doubt, please comment down in the comment sections, and I will try to get to you in anywhere any. सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा वेदरिंग प्रोसेस हो गया है, और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, हमारा ये वो रहेगा हमारा टॉपिक 4। तो सो तब तक के लिए ये वाला लेक्चर का जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच।